नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ये भूगोल वैकल्पिक विषय बीपीएससी के लिए जो होता है उस पर चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे, किस किस पार्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग वीडियो में ये भी देखेंगे कि हर टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बीपीएससी में आए हैं और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ इससे आप अपनी बीपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए तैयारी कर सकेंगे। इससे पहले कुछ ऐसे भी प्रश्न आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि बीपीएससी के पीटी की संभावना कम है। तो अगस्त लास्ट वीक में आयोग द्वारा समय दिया गया था, लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके अनुसार लगता है कि अगस्त में बीपीएससी पीटी होने की संभावना नहीं है। ये सितंबर जा सकता है, सितंबर में चांसेस है, लेकिन अगर सितंबर से डिले होता है तो अक्टूबर तक होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जितना भी, जैसे कि जो लास्ट पीटी हुआ था 2020 में 27 दिसंबर, उसके बाद से लेके अभी तक का जितना भी बीपीएससी डिले करता है, आप अपने पढ़ाई के स्पीड को धीमा ना करें। जो आपका रूटीन है उसको फॉलो करते रहें, करंट अफेयर्स को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहें, क्योंकि जितना दिन का गैप होगा उससे पूछ सकता है। पूछने को तो 2-3 साल पहले के करंट अफेयर्स में पूछा गया था 67 बीपीएससी की पीटी में, जो कैंसिल हुआ। तो आप उन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में पीटी की तैयारी के लिए जो रणनीति बताई है उस पर चलते रहें और पीटी का तैयारी करते रहें। ठीक है, आइए बात करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस पे। तो एक बात जान लीजिए कि पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल में दो पेपर होते थे, 2 ऑप्शनल का ही पेपर होता था पहले। उसके बाद ज्योग्राफी में भी 2 पेपर होते थे, लेकिन 60-62 से क्या किया गया कि ज्योग्राफी एक तो ऑप्शनल एक था है ही, साथ ही जो 2 पेपर होते थे जैसे ज्योग्राफी पेपर 1 और पेपर 2, उसे हटाकर सिर्फ एक पेपर हुआ। यानी कि अब जो बीपीएससी में ऑप्शनल आप ज्योग्राफी का देंगे या किसी भी चीज़ का, उसका सिर्फ एक पेपर होता है, उसी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो आइए बात करते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ज्योग्राफी में कौन कौन सा सिलेबस में कवर करते हैं हम लोग। तो बात करते हैं, अगर हम बीपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल यहाँ पर देख लीजिए तो टोटल जो मार्क्स है वो 300 नंबर का होता है। मेंस में 3 पेपर होते हैं, हिंदी जो जस्ट क्वालिफाइंग होता है उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, जीएस पेपर 1 होता है वो 300 नंबर का, जीएस पेपर 2 वो 300 नंबर का और ऑप्शनल आपका 300 नंबर का, यानी टोटल 900 मार्क्स का होता है मेंस। उसके बाद फिर आप इंटरव्यू पे आते हैं 120 मार्क्स के लिए। तो ज्योग्राफी में अब सिर्फ एक पेपर होता है, 60-62 से ऐसा कर दिया गया है, लेकिन उस पेपर में 2 पार्ट में क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपको टोटल लिखने तो 6 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में क्या है कि जैसे एक जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर 2-2 सब पार्ट्स भी होते हैं। एक आध, जैसे फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट जो होते हैं पेपर में, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स के होंगे और बाकी जो क्वेश्चन होंगे 20-25 मार्क्स के होंगे। तो मिनिमम आपको क्या है ना कि आप 50 मार्क्स का एक ही लिख सकते हैं, उसमें 50 मार्क्स एक ही लिख सकते हैं। तो मिनिमम आपको मानकर चलिए कि 10 से 11 क्वेश्चन लिखने हैं। इसलिए अगर ये सोच के नहीं चलिए कि सिर्फ 6 क्वेश्चन लिखना है पेपर में, उससे हो जाएगा। तो पार्ट 1 में इस पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं। पहले देख लेते हैं कि पार्ट 1 में किस किस सेक्शन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और पार्ट 2 में किस किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास है भौतिक भूगोल, मानव एवं आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल में किस किस चीज़ को हम लोग कवर करते हैं, तो आपको ही पता है कि भू आकृति विज्ञान, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी कंटिन्यूसली पूछते रहा, तो उसमें 2 क्वेश्चन का अल्टरनेट करके पूछते रहा है, एक प्लेट विवर्तनिकी और दूसरा डेविस का अपर्दन चक्र। इसके अलावा जैसे नदिया द्वारा बनाया गया स्थलाकृति, चूना छेद काष्ठ स्थलाकृति, हिमानी द्वारा बनाया गया स्थलाकृति, इन सब जो अपर्दन की जो कुछ माध्यम है 3-3, 4-4, वो उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आते रहे हैं। तो एक उसको कवर करना है, एक प्लेट विवर्तनिकी करना है और एक अपर्दन चक्र करना है। कोवर से भी एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो बहुत पहले का है, लेकिन आप उसे भी देख लेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़े, आप पूरा सिलेबस पढ़े, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हाल के दिनों में कंटिन्यूसली अल्टरनेट करके उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो भौतिक भूगोल में सबसे पहले मैंने बात की भू आकृति विज्ञान भूगोल की। भू आकृति भूगोल के बाद हम लोग आते हैं जलवायु भूगोल, जिसे क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। और तो भू आकृति भूगोल के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सविंद्र सिंह का बुक पढ़ें, उससे आपका भू आकृति भूगोल अच्छे से कवर हो जाएगा, या किसी कोचिंग का नोट्स मिलता है तो उससे भी हो जाएगा। मैं भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका एक मॉडल आंसर अपलोड करूंगा। इसके बाद अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी के लिए आप क्या करें, DS लाल की एक बुक आती है वो आप कर सकते हैं।
उससे आपका क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी के लिए। इसके बाद भौतिक भूगोल में जो थर्ड पार्ट आता है वो आपका आता है समुद्री विज्ञान या महासागरीय विज्ञान का। तो महासागरीय क्लाइमेटोलॉजी, ये ओशनोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में उसे भी आप सविंदर सिंह से अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आता है मृदा, वनस्पति। तो ये इतने सारे टॉपिक आपको भौतिक भूगोल में, पारिस्थितिकी का भी कुछ पार्ट आता है और कुछ पार्ट मतलब बाकी में कवर होता है। तो अगर पारिस्थितिकी को भी आप भौतिक भूगोल में रखते हैं तो इतने सारे पार्ट आपको भौतिक भूगोल में कवर करना होगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग मानव एवं आर्थिक भूगोल पे। अब बात करते हैं पार्ट 1 में ही जो सेकंड सेक्शन था, मानव तथा आर्थिक भूगोल। अभी हम लोग जो पेपर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 डिवाइड किए थे, तो पार्ट 1 में भी 2 पार्ट है। तो पार्ट 1 में जो 2 पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट भौतिक भूगोल और सेकंड पार्ट मानव तथा आर्थिक भूगोल। उसके अंदर मुख्य रूप से इन टॉपिक्स को कवर किया जाता है, जिसमें पहला है भौगोलिक चिंतन, दूसरा है आपका मानव भूगोल, तीसरा बस्ती भूगोल, चौथा राजनीतिक एवं आर्थिक भूगोल। तो इसके लिए अगर आप स्पेसिफिक किसी बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो माजिद हुसैन का जो बुक आता है वो आप बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अगर कोचिंग का मटेरियल्स आपको मिल जाए तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वेराइटी नहीं है, कुछ लिमिटेड सेक्शंस है इंपॉर्टेंट, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, कई जगह के नोट्स को भी फॉलो करते हैं तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी जरूर ले लें, जिससे आपको पता चलते रहेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। हालांकि मैं जो प्रीवियस ईयर 60-62 के बाद के जो क्वेश्चंस का लिस्ट है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर बात करते हैं भौगोलिक चिंतन का, तो इसमें क्या है ना कि यूरोपीय, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, ये भूगोलवेताओं का क्या क्या योगदान रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह से ज्योग्राफी का भूगोल का विकास हुआ है। जैसे क्वेश्चंस निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, नियतिवाद, ये इस टाइप से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इसके बाद अगर बात करें मानव भूगोल में और क्या है, तो मानव की प्रजाति, कैसे कैसे मानव प्रजाति का विकास हुआ है, मात्रात्मक क्रांति, संख्यात्मक क्रांति, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बस्ती भूगोल में भारतीय एवं नगरीय बस्तियां कैसे बसी है, उन पर क्या क्या मॉडल्स है, किस किस ने सिद्धांत दिया है, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल कहें तो राजनीतिक में आपको ये हो जाएगा कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना, राज्य, राष्ट्र, बफर क्षेत्र, सीमा, सीमांत, इन टॉपिक से रिलेटेड। और फिर आपका ये भी हो जाएगा जैसे कि भू आकृति प्रदेश में जो हम लोग बात किए थे, जैसे लंदन का जो विचारधारा था कि जो ऊपर का क्षेत्र है उसके बाद नीचे वाला क्षेत्र कैसे है, जो उससे रिलेटेड जो थीम दिए गए थे, जो आपको सिद्धांत दिए गए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको राजनीति भूगोल में आ जाएंगे। आर्थिक भूगोल में आपका नगरीय समस्या, विश्व, भारत की क्या आर्थिक समस्या है, विश्व क्या है, उससे उद्योग धंधे, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आर्थिक भूगोल में आ जाएंगे। तो आप इसके लिए नोट्स को फॉलो कर ले और जो बुक बताया है उस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। पार्ट 2 में अगर देखें तो इसमें भारत एवं बिहार का भूगोल को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर भौतिक पहलू का देख लिया जाए तो इसमें यह आता है कि भारत को किन किन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर बिहार के रेफरेंस से बात करें तो बिहार को भी किन किन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा क्या आ सकता है कि भौतिक विचार कैसे आया, कुछ संकल्पना इससे रिलेटेड, और साथ ही अपवाह तंत्र, जो भारत में अपवाह तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। इसके अलावा आपको भारतीय मानसून, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इसमें है आपका, वो है आपका भारतीय मानसून। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत, भौतिक प्रदेश और भारतीय मानसून, इससे क्वेश्चंस आपको हमेशा आएंगे ही आएंगे। तो भारतीय मानसून भी इसमें ही आ जाएगा आपको, क्योंकि इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भारतीय जलवायु में भी बांट कर देख सकते हैं, लेकिन भौतिक पहलू में आप इसे भी देख लीजिएगा। अपवाह तंत्र मैंने बोल ही दिया, भारतीय मानसून, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र को आप नदियों में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम मानवीय पहलू की बात करें तो इसमें आपका ये आ जाए कि भारत में जनजातियों की समस्या क्या है, मानवीय समस्या क्या है, मलिन बस्ती, ये सब मलिन बस्ती को नगरीय समस्या में भी रख सकते हैं और मानवीय समस्या में भी रख सकते हैं।
इसके बाद संसाधन पे आ जाएगा, तो जैसे पूछा जाता है कि भारत में कहाँ कहाँ जो औद्योगिक प्रदेश हैं, क्या क्या वहाँ पे संसाधन है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसमें आप मैपिंग का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा कृषि से संबंधित समस्या, बिहार में कृषि का पिछड़ेपन का कारण, कृषि की कमियां या फिर क्या चुनौतियां हैं, या फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है जो एलपीजी रिफॉर्म हुए हैं उसके बाद कृषि पैटर्न में क्या चेंजेज हुआ है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। उद्योग में जब हम बात करें तो आपका जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, अभी जो इस 4.0 जो औद्योगिक क्रांति की बात कर रही है, उससे भी एक बात जरूर ध्यान रखें आप लोग कि जब भी पार्ट 2 वाले सेक्शन पर ध्यान दें तो करेंट अफेयर्स पर विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर ये भौतिक पहलू को छोड़ दिया जाए, भौतिक पहलू में भी जो मैंने बात की, अगर भारतीय मानसून की बात की जाए तो इसमें भी करंट अफेयर्स से आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्या मानसून पर, क्यों मानसून अभी अनियमित हो रहा है, अनिश्चितता ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इन चीज़ों में भी आप करंट अफेयर्स जोड़ सकते हैं। और उसके बाद की जितनी चीज़ें हैं, चाहे मानवीय पहलू, संसाधन, कृषि, उद्योग, संचार, परिवहन, नदियाँ, किसी की भी बात करें तो करंट अफेयर्स से आपको ऐड करना है, तभी आपका मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो उद्योग की बात हम लोग की है, संचार उद्योग में आपको इन सब चीज़ों को भी देखना है कि कहाँ कहाँ का उद्योग पैटर्न चेंज हो रहा है। कृषि की बात हम लोग कर चुके हैं, संचार में भी देखना है आपको कि संचार के क्या क्या साधन है, उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, और अगर कुछ इससे रिलेटेड कोई अगर सरकार की योजना आई है तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। परिवहन के जो 3 मुख्य साधन हैं, रेल, सड़क और वायु मार्ग, इसके अलावा एक जल मार्ग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और सरकार जल मार्ग को विकसित करने के लिए कई टाइप के प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे भी इसमें शामिल करें। नदियां तो भारत की जो 2 पार्ट में जब लोग बांट के जो अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, जैसे कि मानसूनी वाली और फिर हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनका अपवाह तंत्र, समस्या, क्या क्या अभी बदलाव हो रहे हैं, ये सारे पार्ट इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर बिहार का स्पेसिफिक भूगोल और संसाधन की बात करें तो मैंने पहले ही चर्चा किया कि बिहार का भौतिक प्रदेश, बिहार में कहाँ कहाँ संसाधन है, किस किस जिले में कौन कौन से उद्योग लग रहे हैं, कहाँ किस किस जिले में कहाँ की खनिज पाई जा रही है, इन सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। बात करते हैं कि किस सोर्स को फॉलो करें कंटेंट के लिए। तो देखिए, अगर आप भारत के भौतिक के लिए जाना चाहें तो इसके लिए आप नोट्स भी देख सकते हैं, लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन के लिए अगर आपको बुक चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पे आरसी तिवारी का बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए एनसीईआरटी जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक है वो आप लोग पढ़ लिए होंगे या वो पढ़ने के बाद ही इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए आपको बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के बाद अगर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहे तब की बात है, ठीक है। इसके बाद वो जो आप लेंगे उसमें हो जाएगा। इन सारे टॉपिक के लिए कहीं बुक, कोचिंग के मटेरियल्स या इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। बिहार के भूगोल के लिए आप समग्र बिहार का जो एक बुक आता है, जो मैंने पीटी और मेंस के लिए भी बताया, जो कि आपको जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में हिस्ट्री भी उससे कवर हो जाएगा, और उसमें बिहार के भूगोल के जो टॉपिक्स है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से तो ये सारे टॉपिक आपका उससे कवर हो जाएगा। ये हो गया ज्योग्राफी का सिलेबस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से जो हमने डिस्कस किया है, ये जो पार्ट और जो सब टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम, उससे किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग आगे चलते हैं डिस्कस करने। किस किस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करने से पहले हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया है उसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने सिलेबस को देख लिया है कि क्या क्या सिलेबस है और किस किस पार्ट को कवर करना है। इसके अलावा हमने कौन सा टॉपिक के लिए किस किस बुक को पढ़ना है, क्या क्या नोट्स पढ़ने हैं, किसके लिए क्या करना है, स्टडी मटेरियल्स और बुक्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इस स्टडी मटेरियल्स और बुक्स को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहूँगा, जो कि वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा था, कि क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं। जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो एनसीईआरटी मस्ट है, ये मस्ट इस 6th क्लास से लेके 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th क्लास तक का ज्योग्राफी का बुक आप पढ़ ले। एनसीईआरटी का ओल्ड वाली पढ़ रखे हैं, न्यू वाली नहीं पढ़ रखे हैं, समय है तो न्यू वाली भी पढ़ ले। अगर न्यू वाली नहीं पढ़ पाए, ओल्ड वाले में भी आपका कमांड है तो मोर देन एनफ है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी के बाद किस किस टॉपिक के लिए क्या क्या बुक पढ़ना था, जैसे कि मैंने सविंद्र सिंह का बताया, डीएस लाल का बताया, इसके अलावा माजिद हुसैन की बात की, उसके बाद आरसी तिवारी की बुक की बात की, तो उन सारे बुक्स को आप देख सकते हैं।
स्टडी मटेरियल कहीं का अगर मिल जाए कोचिंग का वो भी बेटर है। और खासकर इन सब के अलावा एक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर ले लें जिसमें सॉल्यूशन हो। और इसके साथ ही आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आपके अच्छे मार्क्स पे आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है कि 60-62 से लेके जब सिर्फ एक पेपर हो गया ज्योग्राफी का, मतलब सिर्फ एक पेपर हो गया, पहले 2 एग्जाम होते थे अब एक एग्जाम होता है, जब से ऐसा हुआ है तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस स्ट्रैटेजी के साथ उसको पढ़े कि हम लोग बहुत अच्छे से मतलब आउट कर सके एक तरह से क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन गेस कर सके, आउट कहना सही नहीं होगा, गेस कर सके कि ये क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। ये हम लोग देखते हैं। तो जो सिलेबस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वीडियो में, उसके बाद उसी का ये पीडीएफ फॉर्म है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे रिटन फॉर्म में है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके। तो आइए देखते हैं। वही है जैसे मैंने देखा क्वेश्चन पेपर कि 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 में 2 भाग होते हैं जो कि एक भौतिक भूगोल का होता है और दूसरा जो होता है मानव और आर्थिक भूगोल का होता है। तो वही पहलू है जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, वो सारे पहलू हैं। उसका डिटेल यहाँ पे लिख दिया गया है। आप इससे हेल्प ले सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। मानव और आर्थिक भूगोल के भी यहाँ पर जो पार्ट्स मैंने बताए थे उसके डिटेल लिखा हुआ है, जैसे कि भौगोलिक चिंतन में यूरोपीय तथा ब्रिटिश भूगोलविदों का योगदान, नियतिवाद, संभववाद, भूगोल में द्वैतवाद, मात्रात्मक एवं व्यवहारात्मक क्रांतियां के बारे में बात की गई है। तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। जो ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर में जो पार्ट 2 होते हैं, पार्ट 2 में भी 2 पार्ट्स पे हमें बात करनी है, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। तो उसके संबंधित चीजें भी यहाँ पे दिया हुआ है और डिटेल जो उसके अंदर में जो सब पार्ट्स कह सकते हैं या टॉपिक्स कह सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसका भी यहाँ पे डिटेल डिस्कशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हुआ और इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे भी अलग अलग पार्ट से मैंने कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट लिख दिया हूँ। इससे आपको सिलेबस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये तो बात हमने सिलेबस की कर ली। सिलेबस के करने की बात अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस के बाद क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चंस कौन कौन से किस किस टॉपिक से कब कब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल का और आप जब इस चीज़ का जानकारी ले लेते हैं तो आपको अपने एक सक्सेस स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो पहले एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। टोटल 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे अलाउ होते हैं और ये कुछ उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस वही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का, जिसे हिंदी में कहते हैं भू आकृति भूगोल। इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप ये मान लीजिए, ये आपका प्लेट विवर्तनिकी है, अपर्दन चक्र है, डेविस बैंक दोनों वाला। इसके अलावा आपका है जो भू आकृति बनते हैं जैसे अपर्दनात्मक, निक्षेपणात्मक और कौन कौन माध्यम है, जैसे नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, काश स्थलाकृति, पवन द्वारा, ये सब जो है यही अल्टरनेट करके पूछा जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम प्लेट विवर्तनिकी की बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी वाला क्वेश्चन जो है आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक उसके अल्टरनेट में चलते हैं 64 में पूछा गया है। और इसी तरह से अगर अपर्दन वाला बात करें तो अपर्दन वाला देखिए 65 बीपीएससी में पूछा गया है और 64, 63 को अगर स्किप करें तो 60-62 में पूछा गया। यानी कि आप देख रहे हैं ट्रेंड, 60-62 में भी अपर्दन चक्र से आया क्वेश्चन और फिर 65 में भी आया है। प्लेट विवर्तनिकी में 64वीं में आया है, फिर 66वीं में आया है। अपर्दन वाला जो हम बता रहे हैं कास्ट भू आकृति का निर्माण देखिए 63 में इससे पूछ लिया है, फिर 66 में शुष्क पर्यावरण वाला पूछ लिया है। यानी कि अगर आप अपर्दनात्मक, निक्षेपणात्मक, स्थलाकृति, अपर्दन चक्र और प्लेट विवर्तनिकी, इन 3-4 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उसका एक डिटेल नोट्स बना लेते हैं तो ये आपका जो भू आकृति वाला सेक्शन है वो आपका कंप्लीट कर देगा। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक आपका जलवायु विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जलवायु विज्ञान की अगर बात करें तो जलवायु विज्ञान की अगर बात करें आपका तो इसमें जो पार्ट है
देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के वातावरण एवं उनसे संबंधित मौसम के बारे में क्वेश्चन आया है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब ए और बी पार्ट में रहेगा तो ये समझ जाइएगा 25 मार्क्स का है। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा तो वो 50 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जल चक्र से क्वेश्चन पूछा गया है। जलवायु वर्गीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें हमेशा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से भी क्वेश्चन अल्टरनेट ढंग से आया है। तो देख सकते हैं 65 में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर क्वेश्चन आया है। इससे पहले अगर 64 की बात करें तो वायु राशि वातावरण के बारे में चर्चा किया से क्वेश्चन आया है। और देखिए 64 में भी वातावरण से पूछा है और फिर 66 में भी पूछा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है बट लेकिन टॉपिक सेम है। इसी तरह से बात करें तो उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण चक्रवात, उसके उद्भव, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से कोपेन जलवायु वर्गीकरण का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 60-62 में, तो 60-62 में भी कोपेन से क्वेश्चन आया और फिर 65 में भी आया। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बहुत ध्यान से देखें और जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से आप खुद से लिख ले, उसका एक डिटेल कई जगह से, कई बुक से, कई नोट से, नेट से हेल्प लेके एक प्रॉपर नोट्स भी बना ले। अब बात करते हैं मृदाएं और वनस्पति की। तो देखिए मृदाएं और वनस्पति की भी बात किया जाए तो विश्व की मृदाओं के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन 65 बीपीएससी में। 66वें में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया था। 64 में मृदा निक्षेप और प्रमुख स्रोतों के बारे में पूछा गया है। 64 में मानसून वन जीवोम से पूछा गया है। 63 में समशीतोष्ण घास मैदान बायोम से पूछा गया, यानी कि बायोम वाला जो टॉपिक है मानसून, समशीतोष्ण, उन सब से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए समशीतोष्ण हो गया, मानसून वन जीवम हो गया, इसी तरह से शुष्क वाला हो गया, जो भी आते हैं बायोम वाले जो 4-5 टॉपिक है उन सबको आप पढ़ ले। सवाना हुआ, देखिए कंटिन्यू पूछा गया है, यानी बायोम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 60-62 में सवाना वन बायोम, 63 में समशीतोष्ण घास के मैदान, 64 में मानसून वन जीवों, यानी कि ये जो बायोम वाले जो जितने भी वर्गीकरण है, जो भी टॉपिक है, उन सबको आप अच्छे से क्लियर कर ले। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ओशनोग्राफी की बात करते हैं, तो ओशनोग्राफी में भी आप देख सकते हैं 66वें में कौन से क्वेश्चन आए हैं आपका। तो महासागरीय धाराएं के बारे में पूछा गया है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और क्या कहा था, लेब्राडोर धारा के तटीय क्षेत्रों को जलवायु पर प्रभाव की तुलना और अंतर बताएं। तो ये आप महासागरीय जब पढ़ेंगे। फिर हिंद महासागर की तलहटी और ऊंचावाच के बारे में वर्णन करने के लिए पूछा गया है आपसे। समुद्री निक्षेप प्रमुख स्रोतों के बारे में पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में। 64वीं में लवणता के नियामक बल परिबल के बारे में पूछा गया। तो इन सब टॉपिक को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक को बहुत सीरियसली लेके उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम तो अगला टॉपिक आपका आता है पारिस्थितिकी तंत्र पे। तो पारिस्थितिकी तंत्र पे भी देखिए अल्टरनेट से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहे हैं। 66 में भी आए हैं, 65 में भी आए हैं, 60-62 में भी आए हैं। आप यहाँ से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से जाके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब भौगोलिक चिंतन वाले में देख लीजिए, क्वेश्चंस रिपीट ही रहते हैं। निश्चयवाद संभववाद जो है 60-62 में भी आया था और इसी से संबंधित नियतिवाद संभववाद आपको 65 में भी आया। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ देख लीजिए। 60-62 में भी आया है ये निश्चयवाद संभववाद और 65 में भी आया है नियतिवाद और संभववाद के विकास के कारण। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है। फिर 66 में देखिए क्वेश्चन आया है द्वैतवाद से और व्यवहारवादी भूगोल के मुख्य विशेषता। ठीक है, अगर आप देखिए तो 64वीं में भी मात्रात्मक और व्यवहारवाद की क्रांति उससे संबंधित क्वेश्चन है। फिर 63rd में भी देखिए भूगोल के वैज्ञानिक विकास और मात्रात्मक क्रांति के प्रभाव की चर्चा करें। तो कहीं ना कहीं ये जो चिंतन वाला जो टॉपिक है इससे आप मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवादी क्रांति, आप ये नियतिवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, द्वैतवाद, अगर इन टॉपिक को देख लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ये ज्योग्राफिकल थॉट वाला। अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। मानव नस्लों के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 66 में पूछा है। इसके अलावा आप देखिए विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है। जनसंख्या संक्रमण और जो टॉपिक है आप इस पीडीएफ से देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें अगले टॉपिक पे बस्ती भूगोल का, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो इसमें देखिए विश्व में नगरीय फैलाव और वृद्धि के बारे में चर्चा किया गया है, संबंधित समस्याएं वगैरह पूछा गया है। तो हर ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं 66, 65, 64, 63 और 60-62 में, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा सेम जो है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उसमें भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। संघवाद, सीमा, सीमांत, बफर क्षेत्र, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके प्रमुख लक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका क्वेश्चन आते रहे हैं 60-62 देखिए।
फिर अगर बात कर ले हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देख लीजिए विटलिसी का कृषि प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, VVI कह सकते हैं इसे आप। ये 66 में पूछा है विटलिसी का कृषि प्रदेश। और इसके अलावा जो आपका जो जगत में जो व्यापार का प्रतिरूप है, वैश्विक व्यापार प्रतिरूप है, वैश्विक सूचकांक कैसे डिसाइड होते हैं आर्थिक विकास के लिए, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप इसको इस PDF से देख सकते हैं। इसी तरह पार्ट 2 की बात की जाए तो पार्ट 2 में देख लीजिए भारत और बिहार का भूगोल है इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें भी जो आपका जो सेक्शन है ये सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मॉडल आंसर के लिए मैं आगे वीडियो जारी करूंगा, जिसमें मॉडल आंसर रहेगा और आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और देख लीजिए भारत और बिहार के भूगोल में मानवीय पहलू है, संसाधन पे क्वेश्चंस है, इसमें जो उद्योग धंधे या फिर बिहार के विकास के लिए आप क्या मॉडल सुझा सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन, व्यापार, बस्तियाँ, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आप इस PDF से हेल्प ले सकते हैं। बिहार के भूगोल में भी बिहार का भौतिक प्रदेश कैसे उसको बांट सकते हैं, हाँ भारत का भौतिक प्रदेश उसके एक भाग को चर्चा करें, इन सब चीज़ों से टॉपिक क्वेश्चन आते हैं। प्रादेशिक समस्याओं का चर्चा करें, उसके परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आप एक अपना योजना और बनाए, उसको सुझाव दे। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे कम्प्लीटली आपका थॉट प्रोसेस चेक होता है और ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछे गए हैं। 64 से पहले 60-62 में भी, 63 में भी और 66 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, 65 में भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। तो आप जब इस प्रश्न को लिखें तो एक बहुत ही वैलिड सुझाव दें। आप चाहें तो जैसे मैंने जब लिखा था तो उसमें मैंने वृद्धि केंद्र और वृद्धि ध्रुव वाला जो पैराक्से का जो मॉडल था उसका मैंने जिक्र किया था। तो वैसे आप अगर एक तरह से किसी भूगोलवेत्ता के मॉडल का हेल्प लेते हुए बिहार के लिए प्लान करते हैं तो ये आपके आंसर का वैल्यू एडिशन करता है और आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाता है, थोड़े मार्क्स आपको अधिक मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बनाया है, प्रिपेयर किया है, ये आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और आगे जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए मैं मॉडल आंसर जारी करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।